दोस्तों 27 अगस्त 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था द एम्पायर। इट वॉज वन ऑफ द एपिक सीरीज दैट आई हैवंट वॉच बिफोर। ये सीरीज द फर्स्ट मुगल एम्परर कहे जाने वाले बाबर की स्टोरी पर बेस्ड थी। वेट, आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि मैं इस पूरे सीरीज को इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं? ऑफ कोर्स नॉट माय फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं इस सीरीज को नहीं बल्कि बाबर की बायोग्राफी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने बाबर की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लड़ी गई सारी बैटल्स को कवर किया हुआ है। उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो के बाद चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ बाबर। 14 फरवरी 1483 ये वो दिन था जब बाबर का जन्म हुआ। जगह आज का उज्बेकिस्तान का एरिया और उस समय अंदीजान शहर जो फरगना एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का बाबर नाम पढ़ने के पीछे भी और एक कहानी है। वो ये कि उस वक्त मंगोल जो सैनिक थे वो इसके नाम की डिफिकल्टीज को लेकर बहुत परेशान थे कि यार ये कितना बड़ा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो वो क्या करते हैं, इसकी जो लिगेसी को देखकर, क्योंकि 15 साल की उम्र में इसने समरकंद को जीत लिया था, तो इसकी इस लिगेसी को देखकर वो इसे बाबर के नाम से सब पहचानते हैं उसे। अब बाबर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइगर, मतलब शेर। कि यार हाँ, तू इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम किया है तो तुझे नाम भी ऐसा छोटा मोटा नहीं देना चाहिए, बाबर। और आगे चलकर यही नाम से वो फेमस होता है। बाबर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्जा। अब उमर शेख के बारे में कहा जाए तो वो फरगना के राजा हुआ करते थे और उस वक्त बाबर एक प्रिंस थे। बाबर को छोड़कर उमर शेख मिर्जा की 7 और संतानें थी। खानजादा बेगम हु वॉज द एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ बाबर, जो कि आगे चलकर उनकी एडवाइजर भी बनी। जहांगीर की बात की जाए तो ही वॉज द हाउस एनिमी ऑफ बाबर। उसकी और बाबर की कभी जमी नहीं। इन दोनों में हमेशा से सक्सेशन वॉर थ्रोन के लिए चलता रहा। नासिर मिर्जा की बात करें तो ही वॉज द सेकेंड यंगेस्ट ब्रदर ऑफ बाबर। नॉट ओनली ब्रदर बट ही वॉज बाबर्स ट्रू फ्रेंड, क्योंकि वो हमेशा से बाबर के साथ लड़ा। चलिए अब इस फैमिली ऑफ बाबर से निकलकर द स्टोरी ऑफ बाबर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो एट द एज ऑफ 12 बाबर लॉस्ट हिज फादर। एज पर दी बाबरनामा, जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो बुक है बाबरनामा, जिसने उसने खुद लिखा है कि एक चबूतरे के वक्त, मतलब वो उसके पिता ने क्या किया था, उन्हें कबूतरों का बहुत शौक था। कबूतर वो पाला करते थे और छत पर वो कबूतरों को दाना डाल रहे थे। ऐसे में वो क्या होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है जो पिंजरे का, वो थोड़ा वीक था उस समय। तो वो क्या होता है, उनके ऊपर गिर जाता है और उसी की वजह से, उस चबूतरे उनके ऊपर गिरने की वजह से दबकर उनकी मौत हो जाती है। सो इट वॉज एन एक्सीडेंटल डेथ। अब उनकी मौत बाबर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होने वाली थी। वो कैसे, चलिए बताता हूं। उमर शेख मिर्जा के समय से ही जो फरगना वैली थी, आसपास की जो भी टेरिटरीज थी, उनमें क्या होता था, सक्सेशन वॉर चला करती थी। ये सभी एक दूसरे के रिलेटिव्स थे। उमर शेख जो थे उनके 2 सगे भाई आसपास की टेरिटरीज में राज कर रहे थे और उन दोनों के बीच भी और उमर शेख के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार चल रही थी। मतलब झगड़ा चल रहा था, एक वॉर चल रही थी। कोई चला गया उनके टेरिटरीज में, थोड़ा लूटपाट करके वापस आ गया, या तो फिर कोई क्षेत्र अपने क्षेत्र में ले लिया, तो ऐसा चलते रहता था। सो इट वॉज वेरी नॉर्मल एट दैट टाइम। अब इस क्रिटिकल सिचुएशन में उमर शेख मिर्जा की मौत उन सभी रिलेटिव्स को, खास करके उसके 2 सगे भाइयों को, एक मौका था फरगना को अपने टेरिटरीज में शामिल करने का। तो ये था एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब बाहरी खतरा, बाहर की ऐसे। अब इंटरनली क्या हो रहा था, बाबर हमेशा से ही उमर शेख मिर्जा का चहेता बेटा था और चहेता होने के साथ साथ वो बड़ा बेटा भी था। तो उमर शेख मिर्जा हमेशा से चाहते थे कि उनके बाद बादशाह बाबर बने, मगर ऐसा नोबल्स नहीं चाहते थे, जो दरबारी थे वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बाबर का जो यंगर ब्रदर है जहांगीर, जिसका नाम था, वो बादशाह बनने के काबिल है, मतलब अगला बादशाह उमर शेख के बाद वो बनने के काबिल है। सो एट दैट टाइम, मतलब उमर शेख के वक्त से ही
दे वेर अपोजिंग उमर शेख कि नहीं भाई, बाबर को नहीं, आप जहांगीर को अगला बादशाह बनाइए। लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली कोई भी जो डिसीजन होता है वो बादशाह का होता है। तो मगर एक एक्सीडेंटल मौत जो हुई थी उमर शेख की, जिसकी वजह से उनको ये मौका ही नहीं मिला था कि बाबर को वो गद्दी पे बिठा सके। तो अभी क्या होता है, एक सक्सेशन वॉर शुरू हो रहा है इंटरनली कि अभी गद्दी पर बैठेगा कौन। अब ये बाबर की अच्छी किस्मत ही थी कि इतनी कम उम्र में भी वो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, मतलब इंटरनली सबको शांत करके, जहांगीर को शांत करके, उसके छोटे भाई नोबल्स को शांत करके, वो जैसे तैसे थ्रोन पर बैठ जाता है। के साथ साथ उसे मदद मिली अपनी नानी की, जिनका नाम था एहसान दौलत बेगम। ये मंगोलिस्तान की मल्लिका थी उस समय, और वो बाबर की मदद कर रही थी एक्सटर्नली। उन्होंने हर तरह से मदद की बाबर को, फोर्सेस को भेजा, अपनी फोर्सेस को भेजा कि बाबर कैसे तैसे गद्दी पर बैठ जाए। अब इस कच्ची उम्र में बाबर का एक सपना था, और वो सपना था समरकंद को जीतना। अब समरकंद क्या था? समरकंद एक प्लेस हुआ करता था, एक सिटी हुआ करती थी उस समय की, जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमिकल पावर थी सेंट्रल एशिया की उस समय। वहां पर जो सिल्क रोड से जो, मतलब सिल्क रोड जो था इंटरनेशनली, वहां से ऑपरेट हो रहा था। तो जिसके पास समरकंद है ना, तो उसके पास पैसा है। और अल्टीमेटली किसी भी अगर आप क्षेत्र को, किसी भी स्टेट के आप राजा है, किसी भी आप जगह के आप सुल्तान हैं, तो पैसा तो चाहिए ना सल्तनत चलाने के लिए। तो जो इसके जो रिलेटिव्स थे आसपास के टेरिटरीज को लिए बैठे, उज्बेकिस्तान की जो भी छोटी मोटी ट्राइब्स थी, छोटे मोटे किंगडम्स थे, वो सभी समरकंद को जीतने के पीछे थे। और इसी मंशा में बाबर भी था। अब बाबर की उम्र उम्र है 12 साल की, और वो क्या सोच रहा है, मुझे समरकंद जीतना है। ओके, अब समरकंद पे बाबर के एक कजिन राज कर रहा था। समरकंद का जो एरिया था वहां पे एक बाबर का एक कजिन था अपनी। अब बाबर अभी क्या हो गया है, 15 साल का हो गया है, अभी 3 साल गुजर जाते हैं, उसी बीच सपना देख रहा है वो समरकंद जीतने का। और 15 साल की उम्र में वो अपनी आर्मी उठाता है और समरकंद पर हमला कर देता है। अब ये हमला मतलब क्या था कि वो समरकंद का जो किला था उसे घेरे बैठा था, और घेर कर वो अपनी पावर दिखा रहा था कि मान जाओ, उतर जाओ, अपना किला छोड़ दो और समरकंद मेरे हवाले कर दो। ऐसे में उसे 7 महीने लग जाते हैं ये घेरे को कैप्चर करने में। 7 महीने में अंदर बैठा जो उसका कजिन था, जो राजा था उस वक्त समरकंद का, उसका हौसला टूट जाता है और वो मान जाता है कि भैया छोड़ दो, मैं समरकंद आपको दे देता हूं, मुझे अच्छे से पीसली यहां से जाने दो। बाबर बोलता है चलो ठीक है, चले जाओ, अब समरकंद मेरा मेरा है। तो समरकंद जैसे ही बाबर के हाथ में आ जाता है, तो एट दैट टाइम ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मिडल एशिया। मिडल एशिया का वो बहुत बड़ा भी सुल्तान बन के आया है एट द एज ऑफ 15। आप सोच सकते हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था बाबर के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि बाबर वॉज इन द मिडल ऑफ सक्सेशन वॉर, उसके बीच लड़ाई चल रही थी अपने थ्रोन को बचाने के लिए जहांगीर के साथ, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो जैसे ही बाबर निकलता है फरगना से समरकंद के लिए, और 7 महीने बाद समरकंद को जीत लेता है, पीछे क्या होता है, जहांगीर अपने नोबल्स को जमा करता है, चलो हाँ अभी बाबर नहीं है, अभी मैं यहाँ का बादशाह हूं और आगे से मैं यहाँ पे राज करूंगा। तो वो बैठ जाता है गद्दी पर। तो ये एक किस्म की बगावत हो गई अपने बादशाह के बारे में, वो ऐसा सोच रहा था। तो बाबर को आ जाता है गुस्सा कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा है, कब तक तू बादशाह बादशाह खेलता रहेगा। तो बाबर क्या होता है, उठता है और चलता है फरगाना की तरफ कि चलो भाई अभी मुझे फरगाना फिर से वापस चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आपका अपना ही घर आपके साथ नहीं है, मतलब आप नहीं है, तो आप काहे के बादशाह। आप एक के बाद एक टेरिटरी जीत तो रहे हैं, लेकिन पिछली वाली टेरिटरीज हार रहे हैं। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक बादशाह के लिए कि वो जीतना तो ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे काबू में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वही बाबर से नहीं हो रहा था, इसलिए बाबर क्या कर रहा था, फिर से फरगना को जीतने के लिए जा रहा था। अब बाबर फरगना के लिए निकल रहा है और आधे रास्ते में पहुंचा है। इस ऐसे में क्या होता है, एक पीछे से क्या होता है, उसके सैनिक दौड़ के आते हैं जो कि उसने वो समरकंद में रखे थे, कि यार अभी क्या हो गया है, आपके जो कजिन थे जिनको हमने हराया था वो फिर से वहां पे अपनी सेना लेके आ गए
और समरकंद को जीत लिया, उन्होंने हमको हरा दिया। तो अब क्या है, बाबर मिडल में खड़ा है, आगे है फरगाना, पीछे है समरकंद, दोनों भी उसके हाथ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे बाबर क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है हौसला बनाए रखना, और वही बाबर ने किया। तो अगले 2-3 सालों में ही रिबिल्ड हिज आर्मी, मतलब वो किसी क्षेत्र में रुककर अपनी आर्मी को रिबिल्ड करता है, और 1500 और 1501 में फिर से समरकंद को जीतने चला जाता है। मतलब अभी उसको फरगाना, उससे लगता है यार मैं उसे तो जीत लूंगा, वो तो मेरा ही है, लेकिन समरकंद को मुझे छोड़ना नहीं है। अब इन 4 सालों में समरकंद में थोड़ा एक बदलाव आ गया था, वो ये कि वहां का राजा बदल गया था। वहां पे अब एक उज्बेक का राज था जिसका नाम था शहबानी खान। मोहम्मद शहबानी खान के बारे में कहा जाए तो ही वॉज द पावरफुल रूलर एट दैट टाइम। वो क्या कर रहा था, एक एक टेरिटरीज को कैप्चर करते करते एक यूनियन बना रहा था। जैसे कि मंगोल ने मंगोलिस्तान बनाया, इतना बड़ा, सबको जीत लिया, मंगोल एम्पायर बहुत बड़ा था। तैमूर ने तिमुरिद एम्पायर डायनेस्टी बनाया, तो वो भी क्या कर रहा था, एक एक क्षेत्र को जीतकर, एक एक इसको जीतकर एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश में था, और उसी का हिस्सा समरकंद भी था। तो इसी के चलते उसने वो समरकंद पे अपना कब्जा बना लिया था। अब ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि शहबानी खान ही वो कड़ी था जिसकी वजह से बाबर भारत आया। क्योंकि अगर अगर शहबानी खान वहां नहीं होता और बाबर उसके साथ नहीं लड़ता, बाबर हार नहीं जाता था और भागकर काबुल नहीं आ जाता था, तो वो शायद भारत कभी नहीं आता। खैर ये आगे की बात है, मैं अभी से आपको बता रहा हूं। तो क्या होता है, अभी बाबर 1501 में शहबानी खान पर हमला कर देता है, उसके किले पर पूरी जोरों से लड़ाई होती है। लेकिन क्या होता है, शहबानी खान बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत पावरफुल रूलर है, और वो क्या करता है, पूरी ताकत के साथ बाबर को हरा देता है। अब सिचुएशन ये थी कि वो बाबर की पूरी आर्मी को कैप्चर कर लेता है। बाबर उस वक्त क्या होता है, बाबर की जो बड़ी बहन जो होती है, खानजादा बेगम जो होती है, वो क्या करती है, शहबानी खान से शादी कर लेती है कि एक रिश्ता हो गया कि इसके चलते हम क्या करेंगे, बाबर कभी बाद में यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अभी शहबानी खान जीजा हो गया है बाबर का। और इसी रिश्ते के चलते शहबानी खान क्या करता है, अभी बाबर और उसके कुछ सिपाहियों को वहां से जाने का एक सेफ रूट दे देता है कि भाई आप अब जा सकते हो, अब कोई खतरा नहीं है मुझे तुमसे। तो ये बाबर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी थी, क्योंकि खानजादा बेगम जो थी बाबर की बहुत अच्छी एडवाइजर थी उस वक्त। तो बाबर ऐसे में बहुत अलोन था, अकेला पड़ गया था पूरी तरह से। अब समरकंद को जीतने का उसका लाइफ लॉन्ग जो गोल था वो अभी उसे धुंधला नजर आ रहा था। अभी वो वहां पे उसने सोच लिया था कि यार शायद ही मैं अभी से जीत पाऊं। तो वो बोलता है कि चलो अभी ठीक है, अभी समरकंद नहीं तो कम से कम फरगाना तो सही, वो तो मेरा अपना है, वो मेरे पिता का है, तो मैं इसे जहांगीर से वापस ले लूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहांगीर तो गद्दी पे बैठा ही है, लेकिन उसको सपोर्ट है उसके 2 चाचा का। ऊपर जो चाचा पहले जो थे वो चाचा है, तो इन बिटवीन दिस सिचुएशन वो बहुत पावरफुल हो गया है। यहां पे ये बाबर नहीं जानता था, उसे लगा था यार क्या है, भाई तो है छोटा, उसके हरा दूंगा। तो बाबर चला जाता है उससे लड़ने के लिए, और अल्टीमेटली इस बैटल में भी जो फरगाना में उसने लड़ी अपने भाई के अपोज में, उसमें भी बाबर हार जाता है। अब ये समय था 1502 का। अब यहां सिचुएशन ऐसी थी कि बाबर ना तो घर का था, मतलब फरगाना का था, ना घाट का, मतलब समरकंद का, जो उसका जो सपना था उसका भी नहीं था, और जो कुछ जिसका उसका जो अस्तित्व था फरगाना का, जो उसका रीजन था, वो भी उसके पास नहीं था। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि सिचुएशन क्या बन रही है कि पलक झपकते ही 1-2 साल बाबर के ऐसे गुजर जाते हैं कि एक बहुत बड़ा सेंट्रल एशिया का बादशाह जो था, वहां से वो एक फकीरी जीवन जीने लग रहा है आगे चलकर। एक गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स के जरिए वो लड़ेगा थोड़ा बहुत आर्मीज को, उसके बाद थोड़े बहुत सेना है, कुछ सेना उसे छोड़ के चली जाती है कि भाई काय का तू राजा, अपनी खुद की अपने रीजन को तू बचा नहीं पाया, समरकंद को तो छोड़ ही दे, खुद के क्षेत्र को नहीं बचाया तो उसकी बहुत सारी जो आर्मी है उसे छोड़कर चली जाती है। तो उससे अभी क्या था कि अपना जो जीवन है वो फकीरी में बिताए। अब इन रोती हालात में बाबर सोचता है कि वो ताशकंद चला जाए। ताशकंद में उसके मामा राज किया करते थे, उसके मामा का राज था ताशकंद में। आपको मैंने पहले ही बताया ना, ये आसपास की सब टेरिटरीज उसके रिलेटिव्स चलाते थे। तो अब बाबर कोई जंग जीत के तो नहीं आया था, और वो कोई अब सुल्तान भी नहीं था, कोई बादशाह भी नहीं था। तो
जो उसके मामा थे तो उसका इतना ग्रैंड वेलकम उस वक्त उसके मामा ने किया नहीं कि भाई आ जाओ माँ, भांजे आ जाओ, मिलो गले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई आ गया है ना, आजा बैठ जा चुपचाप, ऐसा ही उसका वेलकम हुआ। अब उसकी इस सिचुएशन के बारे में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, उसके अभी हालात क्या है, इसके बारे में बाबर खुद अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा में लिखता है कि ताशकंद में मेरे दिन बहुत गरीबी और अपमान के साथ बीते, ना कोई देश, ना किसी की आशा। आप सोच सकते हैं ये कितने मतलब पावरफुल वर्ड्स है बाबर के, कि वो अभी इतनी गरीबी में अपना जिंदगी जी रहा है। ऐसी सिचुएशन में गरीबी तो ठीक है, लेकिन जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है कि यार तू हारा हुआ है, तू लूजर, यू आर द लूजर। तो ये बहुत बड़ी बात थी और यहां से बाबर उठने की कोशिश करने वाला था। अब बाबर को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक कैसे भी छोटी मोटी टेरिटरीज को कैप्चर करना था कि हाँ वो बता सके कि हाँ मैं राजा हूं अभी भी। तो ऐसे में वो चला जाता है काबुल, अफगानिस्तान। अब काबुल में उसके चाचा अलगू बेग का राज हुआ करता था। तो उनकी क्या हो जाती है, एक सडन डेथ हो जाती है और उनके बाद आने वाले जो बादशाह थे वो बहुत छोटे थे, मतलब चल 1-2 साल का ही छोटा बच्चा होगा वो। और इस वजह से क्या होता है, सल्तनत का एक नोबल, मतलब एक जो सरदार होता है वो मुकिन बेग जिसका नाम था, वो उठ खड़ा होता है और जाके गद्दी पर बैठ जाता है कि चलो अभी मैं यहाँ का बादशाह हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, आज से मैं यहाँ की इस काबुल की सल्तनत को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये बात मुकिन की, ये जो बात थी, ये काबुल में जो उसकी आवाम थी उसे पसंद नहीं थी, क्योंकि ही वॉज नॉट गुड रूलर। और वो किसी खानदानी तो नहीं था, खानदान तो नहीं चल रहा था उसका, वो एक एक नोबल था दरबार का, और वो ऐसे ही आके बैठ जाए तो इतने आसानी से कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। तो इसी सिचुएशन का फायदा बाबर उठाता है, मतलब आवाम को वो पसंद नहीं है, तो अब क्या होगा, मैं उसका भतीजा हूं, वो मेरे चाचा थे, तो मैं बैठ जाऊं तो क्या प्रॉब्लम है। तो बाबर चला जाता है काबुल। काबुल पहुंचते ही वो मुकिन बेग को उखाड़ फेंकता है और खुद को एक बादशाह घोषित करता है। अब उसके पास एक टेरिटरी है और फाइनली अभी वो एक किंगडम स्टेब्लिश करता है, छोटा ही हो, मतलब वो एक किंगडम का भी वो राजा है। बाबर ने काबुल में 1526 तक अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। बाबर अब समरकंद को पूरी तरह से भूल चुका था, तौबा अभी नहीं, वहां पे नहीं जाना है हमें। तो अभी उसकी निगाहें थी भारत पर, क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली आपको काबुल उस समय इतना बहुत ऐसा पैसे वाला क्षेत्र तो नहीं था कि वहां से ज्यादा चौथ की रकम उसे मिल सके। अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन ही, रेवेन्यू सिस्टम बहुत बड़ा होता है ना, किसी भी राजा का वेल्दी होना बहुत बड़ा होता है। तो वो एक छोटा सा क्षेत्र था जहां से कुछ पैसा उसे नहीं मिल रहा था। तो उसे ये अच्छे से मालूम था कि भारत मतलब सोने की चिड़िया है और वहां पे जाके हम बहुत सारा सोना लूट सकते हैं, बहुत सारा, मतलब वहां से वहां का सब अपना ही होगा। तो वो उसकी पहले से ही मंशा थी भारत को जीतने की। अब भारत पे उस समय लोदीज राज क्या करते थे, इब्राहिम लोदी जो के आखिरी और चौथे सुल्तान थे, उनका राज उस समय दिल्ली की गद्दी पर चल रहा था। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में भारत के बारे में लिखा है कि हिंदुस्तान के लिए मेरी इच्छा निरंतर थी। ये शबान के महीने का समय था, सूर्य कुंभ की राशि में था, जब हम हिंदुस्तान के लिए काबुल से निकले थे। 1519 आते आते बाबर चिनाब नदी, जो कि अब के पाकिस्तान में है, वहां तक, चिनाब नदी तक पहुंच चुका था टेरिटरीज को जीतते जीतते। उसको आगे चलकर 1524 तक पूरे पंजाब के एरिया को कवर करना था, मतलब पंजाब का जो क्षेत्र था, लाहौर से वो पूरा पंजाब, उसे कवर करना था। अब ये क्यों करना था उसे, क्योंकि वो खुद को तैमूर का डिसेंडेंट मानता था कि मैं तैमूर मेरे वंशज है, तैमूर का मैं डिसेंडेंट हूं। तो तैमूर जब भारत आया था तो इस क्षेत्र को उसने लूटा था और यहाँ पे उसने राज किया था कुछ समय तक। अल्टीमेटली वो यहाँ पे ज्यादा देर तक रुका नहीं था, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं था भारत की भूमि पर, तो वो चला गया था। तो ये मानता था कि तैमूर ने यहाँ पे राज किया है, मैं उसका डिसेंडेंट हूं, तो अल्टीमेटली ये जो पंजाब का जो रीजन है वो मेरा ही होना चाहिए। तो पंजाब को जीतने की उसकी मंशा थी सबसे पहले। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि उस समय दिल्ली की जो गद्दी थी वहां पर लोदियों का राज था, मतलब लोदी डायनेस्टी राज कर रही थी, और वहां पे इब्राहिम लोदी जो थे, जो उसके आखिरी सुल्तान, वो राज कर रहे थे। इब्राहिम लोदी के बारे में कहा जाए तो ही वॉज नॉट द गुड रूलर।
वो बहुत ही मतलब क्रूर शासक था उसके नोबल्स के लिए, और खास करके जनता के प्रति उसके जो रवैया था वो अच्छा नहीं था। वो क्या करता था, किसी भी छोटी मोटी चीज पर फांसी दे दो, नोबल्स को ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उनको जेल में डाल दो। तो ऐसे में क्या थे, सब परेशान थे इससे कि यार ये बहुत सनकी इंसान है, ये कभी भी हमें मार सकता है किसी भी छोटी मोटी चीज से, या तो हमें जेल में डाल देगा या तो खत्म कर देगा। दोनों ही बातें तो बराबर ही थी ना। तो वो क्या करते हैं, सब मिलकर, जो भी नोबल थे सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इसको उखाड़ फेंकना है हमें। तो वो सब मिलकर जाते हैं दौलत खान के पास। अब दौलत खान गुजरात रीजन जो है उस समय का, उसका गवर्नर है, और ये दौलत खान जो है वो इब्राहिम लोदी का चाचा भी है। तो वो सब मिलके जाते हैं दौलत खान के पास और कहते हैं कि यार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, एक के बाद एक सबको खत्म कर रहा है। अब दौलत खान कहता है यार बात तो सही है, आपने तो सही कहा। तो वो क्या करता है, उसने सुना था कि बाबर पंजाब की तरफ से एंटर करने की सोच रहा है, तो क्यों ना हमें इसी बात का फायदा उठाऊं कि उसे चैलेंज देने के लिए कहूँ इब्राहिम लोदी को कि वो आए और इब्राहिम लोदी को हरा दे और दिल्ली को हमारे सुपुर्द कर दे। और वैसे भी वो क्या है, एक लुटेरा है, बाबर एक लुटेरा है, आएगा यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट माट मचाएगा और वापस चला जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन हम जो चाहते हैं वो तो हो जाएगा ना, इब्राहिम लोदी तो मर जाएगा। तो वो क्या करता है, बाबर को इनविटेशन भेजता है, खुद जाता है वो इनवाइट करने के लिए बाबर को। ये वो तस्वीर है जहां एक तरफ बाबर बैठा है, एक तरफ हुमायूं बैठा है, और वहां पे दूसरी ओर दौलत खान बैठा है, जो कि इनवाइट कर रहा है बाबर को कि यार आ जाओ और इब्राहिम लोदी को हरा दो। अब बाबर जो पहले से ही इस फिराक में था कि यार मुझे भारत को जीतना है, हिंदुस्तान को मुझे कब्जा करना है, वो अभी इस इन्विटेशन से और भी खुश हो जाता है कि भाई ये तो पूरा बना बनाया खेल आ गया मेरे हाथ में। तो 1524 में वो निकल पड़ता है जीतने के लिए। अब सबसे पहला उसका टारगेट था लाहौर। लाहौर में बैठा था आलम शाह। अब आलम शाह दूसरा चाचा था इब्राहिम लोदी का। अब उसने सब टेरिटरीज अपने चाचा में, सब रिलेटिव्स में बांट दिए थे, उसका गवर्नर था। वो जैसे ही बाबर को आते देखता है तो वो भी बाबर के सामने हथियार छोड़ देता है और बोलता है मैं आपके सेना में शामिल हूं, हम सब मिलके लड़ते हैं इब्राहिम लोदी से। तो ये तो होने ही वाला था वैसे तो अल्टीमेटली अभी बाबर लाहौर तक पहुंच गया है। अब उसका अगला निशाना जो है वो सीधा होगा इब्राहिम लोदी में। तो यहां पर एक बैटल लड़ी जाती है पानीपत के मैदान पर इसके बाद, जो कि सीधे तौर पर, मतलब सीधे तौर पर एक चैलेंज था लोदी डायनेस्टी को, और खास करके दिल्ली सल्तनत को, उस वक्त की दिल्ली की गद्दी को, कि भाई हम आ गए, अभी बहुत हो गया आपका, अब यहां से हम राज करेंगे। अब हम कौन, ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो नाम आने वाला है, हम वाला नाम। 20 अप्रैल 1526 का वो दिन, मतलब लाहौर की जीत के बाद, मतलब 1524 में लाहौर को जीता बाबर ने, और 1526 में वो नेक्स्ट बैटल होती है। वो बैटल इतिहास में बहुत फेमस बैटल है, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। इस बैटल को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे मैं अभी बताने वाला हूं इस बैटल के बारे में। तो ये लड़ी जाती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब इस बैटल में सबसे खास बात यह है कि बाबर की आर्मी बहुत बड़ी नहीं है और इब्राहिम लोदी की आर्मी बहुत बड़ी है, लाखों में है उसकी आर्मी। और खास करके इब्राहिम लोदी के पास हाथी है, हाथी घोड़े हैं। उस समय बहुत बड़ी चीज होती है हाथियों का होना, और वो इब्राहिम लोदी के पास है। बाबर के पास बस आर्चर से अच्छे, कुछ घुड़सवार से उसके पास अच्छे, बस यही है उसके पास। हाँ, और एक बात बाबर के पास है, वो है गन पाउडर, बारूद। अब इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था, ये फर्स्ट टाइम था जहां गन पाउडर्स का इस्तेमाल होने वाला था, बारूद का इस्तेमाल होने वाला था। अब जब ये बैटल लड़ी गई थी, तब बाबर ने क्या क्या तुगलुमा टेक्निक थी बाबर के पास, जो उसने सीखी थी पहले। उस टेक्निक के सहारे इब्राहिम लोदी को वो हरा देता है। अब यहां से एक नामकरण होता है बाबर की, एक जो डायनेस्टी का, जो अब वो क्या करता है, खुद को मुगल कहता है कि हम अभी मुगल है। अब मुगल नाम कहां से है, ये है मंगोल से। जो मंगोलिस्तान थे ना, मंगोल था, जो अब वो डिसेंडेंट था मंगोल का भी। उस समय चंगेज खान से भी उसका रिश्ता था। तो वो क्या करता है, उस नाम से ही अपने डायनेस्टी का नाम मुगल रखता है कि अब से हम मुगल हैं और मुगलों का यहां से राज चलेगा। मतलब ये 1526 से आगे अभी
भारत की इस दिल्ली सल्तनत पर एक नई डायनेस्टी राज करने वाली है और वो है मुगल डायनेस्टी। अब ऐसा तो नहीं था कि बाबर अभी दिल्ली को जीत चुका है, मतलब पूरी तरफ से शांत है, क्योंकि अभी क्या था, बाबर बस जस्ट बाबर की पानीपत के इस बैटल के बाद जस्ट एंट्री हुई थी थ्रोन पर, और वो थ्रोन पर बस बैठा ही था। उससे अब जरूरी था कि वो आसपास की जो भी बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी उन्हें उसे शांत करना था। उसमें सबसे बड़े थे, जो सबसे बड़ी जो टेरिटरी थी वो थी खानवा। वहां पे राज था राणा सांगा का, उस वक्त के बहुत बड़े राजपूती जो डायनेस्टी थी वहां के, वो बहुत बड़े शासक थे राणा सांगा, उनका राज था। तो सबसे पहले बाबर को उनको शांत कराना था। तो इसी बीच इसके अगले ही साल यानी 1527 को, 16 मार्च 1527, इसी बीच एक और बैटल लड़ी जाती है जिसे बैटल ऑफ खानवा, खानवा में ये लड़ी जाती है, जिसमें भी बाबर राणा सांगा को उनको हरा देता है। और अल्टीमेटली अभी क्या है, खानवा का जो एरिया है वो भी बाबर के अंडर है, और यहां से वो उसका रूल आगे स्टेब्लिश होगा। इसके बाद लड़ी जाती है तीसरी बैटल, बैटल ऑफ चंदेरी, जो लड़ी गई थी जनवरी के महीने में 1528 में। ओके, ये बैटल लड़ी गई थी चंदेरी फोर्ट, जो कि मालवा का बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था उस समय। उस क्षेत्र में ये चंदेरी फोर्ट का जो मतलब किला, चंदेरी किला जो था वो बाबर को चाहिए था, क्योंकि किसी भी फोर्ट का होना एक बॉर्डर सेट करता है अपने खुद की टेरिटरीज को, तो उसे वो अल्टीमेटली उसे जीतना था। तो वो वहां पे जो राज कर रहे थे मेदिनी राय जिनका नाम था, राजपूत, उनसे वो पहले लेटर्स भेजकर सुलह की तजवीज करता है कि यार आप सुलह कर दो, हमें हमें ये किला दे दो, लेकिन वो नहीं मानते इस बात को। तो ऐसे में ये बैटल लड़ी जाती है और अल्टीमेटली वो उन्हें भी हरा देता है और मालवा का भी क्षेत्र उनके अंडर ले लेता है। अब इसके अगले साल यानी 6 में 1529 को बाबर एक और बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ घाघरा जिसे कहते हैं। ये घाघरा नदी के किनारे लड़ी गई थी, बिहार की जो घाघरा नदी है उसके किनारे ये बैटल लड़ी गई थी। और ये बैटल लड़ी गई थी बाबर और अफगान जो ट्राइब्स थी उसके बीच। अब ये अफगान ट्राइब्स कौन थे? अब ये वो ट्राइब्स थे जो लोदियों के, लोधी जो थे वहां पे पहले बाबर के आने से पहले दिल्ली पर राज कर रहे थे, वो अफगान थे सब। तो उनकी जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी, ये छोटी मोटी ट्राइब्स, वो निकल के बिहार की तरफ भाग गए थे, और वो वहां से वो सोच रहे थे कि वहां से कैसे भी करके बाबर को हराया जाए। तो क्या करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से आगरा आए, वहां से थोड़ी बहुत लूटपुट कर दी और चले गए। तो वो क्या, बाबर क्या उन्हें चूहे समझता था कि यार इनको मैं बाद में निपटता हूं। तो जब बाबर चंदेरी की लड़ाई लड़ रहा था तो वो आगरा तक पहुंच रहे थे, और बाबर को ये अल्टीमेटली ये लग रहा था कि अभी मैं अगर यहां ज्यादा देर तक इस बैटलफील्ड पे रहता हूं तो ये दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, आगरा पर कब्जा कर लेंगे और अल्टीमेटली ये थ्रोन को गिरा देंगे। तो वो क्या करता है, जैसे ही चंदेरी की बैटल खत्म होती है वो घाघरा पहुंच जाता है और वहां पर अफगानों को हरा देता है। अफगानों को यहां मदद मिली थी नुसरत शाह की। नुसरत शाह कौन था? बंगाल, उस समय बंगाल भी बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, बंगाल की भी बहुत बड़ी टेरिटरीज थी। आगे चलकर वो मुगलों के अंडर आ गई अकबर के समय में, लेकिन अब तक नहीं थी। तो नुसरत शाह ने उसको सपोर्ट किया था। तो बाबर जैसे ही इनको हरा देता है अफगान को, वो नुसरत को कहता है कि भाई इनको संभाल कर चुपचाप बैठ जा, इनको मदद नहीं करना है आज से, और ये सुलह है मेरा। ये शायद बाबर की सबसे बड़ी गलती थी, उसे नुसरत शाह को भी हराना था आगे चलकर। लेकिन क्या होता है, आप बैक टू बैक इतनी लड़ाइयां लड़ते आ रहे हो, 1526, 27, 28, ऐसे बैक टू बैक आप 3-4 लड़ाइयां लड़ रहे हो, बड़ी बड़ी सल्तनतें आप गिरा रहे हो, और ऐसे में इंसान है यार, थक जाता है। तो वो क्या कर रहा है, सुलह कर देता है और बोलता है कि यार अब बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत लड़ाइयां लड़ ली, अब मुझे थोड़ा पीस टाइम चाहिए और मैं जा रहा हूं मेरे ओरिजिनल प्लेस काबुल में। ओके, वैसे तो ओरिजिनल प्लेस का फरगाना था, लेकिन अभी वो वहां पे उसका कुछ नहीं था, तो वो काबुल को ही अपना ठिकाना मानता था, और वो काबुल जाने की फिराक में है अभी। घाघरा का ये बैटल के बाद वो काबुल चला जाता है, मगर क्या होता है, वो काबुल कभी पहुंच नहीं पाया। आधे रास्ते में क्या होता है, उसे एक बुलावा आता है कि भाई आपके जो बेटे हैं, बड़े बेटे हुमायूं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत चलना पड़ेगा हमारे साथ आगरा। तो वो सरदार उसको लेके, सब सारे नोबल्स मिलके, वो बाबर चला जाता है अपने बेटे से मिलने। हुमायूं का था क्या था, उस वक्त उसे बहुत बुखार था उस समय, और वो मतलब पूरी ऐसे कहा जाता था कि यार वो अभी कुछ दिनों का ही मेहमान है। तो बाबर क्या करता है, अल्लाह से एक दुआ करता है
कि अल्लाह क्या करो, मुझे इसकी जो तकलीफ है ये मुझे दे दो और इसे ठीक कर दो, क्योंकि क्या होता है वो बहुत चहीता बेटा होता है बाबर का। तो अल्टीमेटली वही होता है, उसके 2-3 दिन बाद बाबर को वो बीमारी लग जाती है और हुमायूं ठीक होने लगता है। अब इन बिगड़ती हालातों में बाबर को सबसे इंपॉर्टेंट ये काम करना था कि अपना जो आने वाला उत्तराधिकारी है उसे पहले चूज करे, क्योंकि वो पहले देख चुका था अपने साथ, उसके साथ जो हुआ था, क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे कि बाबर उसके फरगना का राजा बने, लेकिन उनकी मौत की वजह से वो अल्टीमेटली उसे लड़ना पड़ा अपने थ्रोन के लिए जो कि उसका था। ऐसे में उसे वो लगता था कि हुमायूं के साथ ये ना हो, तो वो क्या करता है, 1530 में हुमायूं को गद्दी पर बिठा देता है उसके जीते जी। उसकी तबीयत खराब है और उसके अगले ही साल यानी 5 जनवरी 1531 को बाबर की मौत हो जाती है। एट दैट टाइम बाबर वॉज 47 ईयर ओल्ड, मतलब इतनी छोटी उम्र में बाबर मर जाता है। ये तस्वीर बाबर की कब्र की है जो कि अब काबुल में स्थित है। अब तक के इस सारे लेक्चर में हमें ये तो पता चल गया था होगा कि बाबर कोई सीधा साधा आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा वॉरियर था। क्योंकि आप सोच सकते हैं ना कि यार आप इतने दूर से उज्बेकिस्तान के क्षेत्र से आप आते हो, यहाँ पे आपका खुद का एम्पायर एस्टेब्लिश करते हो, बीच बीच में आपको कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, आपको आपकी बहन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आपको आपके रिलेटिव्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आपको आपका खुद का जो एरिया था उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वहां से जाकर आप एक ट्राइब्स का जीवन जीते हैं, मतलब आप एक आदिवासी जीवन जीते हैं आप वहां पे एक जंगल में रह के, जहां आप जिल्लत भरी जिंदगी आपको जीनी पड़ती है। लोगों के आपके रिलेटिव्स आपके साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, एक यूनियन फिर से जमा कर रहे हैं, काबुल पे हमला कर रहे हैं, काबुल को अपने अंडर लेते हैं, फिर जाके भारत में आके पूरे क्षेत्र को जीतते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब इतने 47 ईयर एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट करना और आगे चलकर ये बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद आएगा अकबर, अकबर के बाद आएगा जहांगीर और जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां, शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। मतलब यहां तक जो है, यहां तक ये बहुत बड़ी सल्तनत होने वाली है, मुगल सल्तनत, जो आगे चलकर नीचे पूरा विजयनगर एम्पायर जो कि साउथ में था उसे खा लेगी, बंगाल का जो बहुत बड़ा रीजन है उसे खा जाएगी, बहुत बड़ा एरिया, अफगानिस्तान का पूरा एरिया। अकबर के समय तक तो अफगानिस्तान का पूरा एरिया पूरा बाबर के ही कंट्रोल में था, सॉरी अकबर के ही कंट्रोल में था। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर होने वाला था और ये किस वजह से हुआ था, इस इंसान की वजह से, बाबर की वजह से। इतनी छोटी सी उम्र में इसने बहुत बड़ा काम कर लिया था। तो आगे की जो स्टोरी है वो है हुमायूं की, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आपका बाबर के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में हुमायूं की स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।